कैलकुलेट कर। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, फिर इस वाले पॉइंट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो x की प्लेस पे x1 आ जाएगा और y की प्लेस पे y1 आ जाएगा प्लस c, और इसको डिवाइड करते हैं अंडर रूट x के कोएफिशिएंट से स्क्वायर से और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से। ये फार्मूला होता है, बड़ा आसान है। लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 बनाइए, फिर जो भी पॉइंट जिससे आपको लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ax + by + c, इसमें x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की प्लेस पे x1 और y की प्लेस पे y1, पूरा एक्सप्रेशन आएगा और इसको अंडर रूट a² + b² से डिवाइड कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट से लाइन की। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। सो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, ये जो एनी पॉइंट थीटा है ये क्या मतलब है इसका? आप जब पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट को लिखते हैं, जैसे पॉइंट थीटा है, तो ये जो एक्स वाई है ना, ये थीटा के टर्म्स में होगा। तो पॉइंट थीटा का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, a थीटा sin थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। तो ये जो थीटा के टर्म्स में जो पॉइंट लिखा हुआ है इसी को हम पॉइंट थीटा बोलते हैं। अगर इसमें पैरामीटर t यूज करा हुआ होता तो हम इसको पॉइंट t बोलते, पैरामीटर अल्फा यूज किया हुआ होता तो इसको पॉइंट अल्फा बोलते। एक्चुअली जो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशंस होती हैं वो पॉइंट की जनरल फॉर्म होती है, और हर जो पॉइंट की जनरल फॉर्म है वही कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, अब इस पे प्रूफ ये करना है कि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है और ओरिजिन एक पॉइंट होता है। तो जो नॉर्मल है वो तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया जैसे ax + by + c, और जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट की तरह हो गया जैसे x1 y1 है, उसकी प्लेस पे 0 0 आ जाएगा। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए और फिर ओरिजिन से उसके डिस्टेंस निकालिए, और वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि उसमें वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो जब आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो उसमें x नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए और थीटा नहीं होना चाहिए। तो बाकी क्या बचा इसमें, a बचा हुआ है, यानी कि जो भी डिस्टेंस है वो a के टर्म्स में आएगी या उसमें 2 3 ऐसे कुछ कांस्टेंट्स होंगे। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। तो दो पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम dy dx कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, x = पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, x = a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ठीक है, और y की वैल्यू दी हुई है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट करिए तो dx d थीटा हो गया, a कांस्टेंट cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, फिर a कांस्टेंट और थीटा इनटू sin थीटा में प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो फर्स्ट यानी कि थीटा एज इट इज रहेगा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर sin थीटा एज इट इज रहेगा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया बेटा माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस a sin थीटा। अब ये a sin थीटा से a sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये a थीटा cos थीटा, ये dx d थीटा की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से हम dy d थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो dy d थीटा a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस a, और फिर थीटा cos थीटा में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा माइनस a cos थीटा, इसमें ये माइनस a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये a थीटा sin थीटा। तो dx d थीटा आ गया और dy d थीटा, इन दोनों को डिवाइड करिए तो dy dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy dx हो गया dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d। जो dy d थीटा है दैट इज a थीटा sin थीटा, और जो dx d थीटा है दैट इज a थीटा cos थीटा। ये a थीटा कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा। dy dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया tan थीटा।
लेकिन हमें तो नॉर्मल से डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। उसके लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1/tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan थीटा, ये माइनस cos थीटा। नॉर्मल का स्लोप हो गया -cos थीटा। ठीक है, इससे नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। पॉइंट आपको ये दिया हुआ है थीटा पॉइंट, और नॉर्मल का स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x। ये फॉर्मूला है, तो y1 की वैल्यू डाल दीजिए। y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हो जाएगा a sin थीटा minus a theta cos theta। The slope of normal, that is minus cos theta and x minus x1। x1 हो गया a cos theta plus a theta sin theta। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, अब इसको ax plus by plus c इस वाली फॉर्म में लिखना है। राइट हैंड साइड में 0 और स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, तो ये हो जाएगा y minus a sin theta प्लस a theta cos theta, और राइट हैंड साइड माइनस cot थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x cot थीटा प्लस ये माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा a cot थीटा इनटू cos थीटा, और फिर ये माइनस इनटू माइनस प्लस a थीटा sin थीटा को cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई, a cot थीटा थीटा sin थीटा। ठीक है, अब इसको x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आइए, x cot थीटा प्लस y, फिर ये माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा, फिर जो टर्म है a cot थीटा cos थीटा, इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस a cot थीटा cos थीटा, और फिर ये जो cot थीटा है ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, उससे ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें cot थीटा की जब वैल्यू डालेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा a थीटा cos थीटा बचेगा, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड में ये 0 हो। ये जो a cos थीटा cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया x cot थीटा प्लस y माइनस a sin थीटा माइनस a cot थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां तक कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ये बड़ा आसान है। आपने डिफरेंशिएशन में ये dy dx की वैल्यू निकाली है, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस ये समझना है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन x y की वैल्यू दी हुई है ये थीटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उससे हमने ये नॉर्मल की इक्वेशन निकाली। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इसको ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से इस नॉर्मल की डिस्टेंस कांस्टेंट है। मतलब जैसे सपोज करिए कि ये कर्व दिया हुआ है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी थी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थीटा पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गया, तो दिस इज नॉर्मल, टेंजेंट की परपेंडिकुलर है। अब कहीं पे ओरिजिन है तो हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से इस नॉर्मल की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट आएगी, यानी कि हमें ओरिजिन से इस नॉर्मल की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि OM डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल एक लाइन है और ये ओरिजिन एक पॉइंट, तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। तो ये जो पॉइंट है यानी कि ओरिजिन है, इसको नॉर्मल की इक्वेशन में x y में डाल दो, तो x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, फिर y की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, और बाकी के जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको एज इट इज -a sin थीटा
माइनस ए कॉट थीटा कॉस थीटा वो डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ए है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये 1 स्क्वायर मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया ओरिजिन से। अब इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसमें से थीटा एलिमिनेट नहीं हो जाता। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है थीटा और कांस्टेंट है ए, तो तब तक सॉल्व करिए जब तक थीटा एलिमिनेट नहीं हो। 0 0 माइनस ए sin थीटा माइनस ए cot थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 plus cot square theta is cos x square theta, ये माइनस ए sin थीटा माइनस ए cot थीटा into cos थीटा और डिनोमिनेटर में ये cos x थीटा है। ये जो cos x थीटा है ये ऊपर जाके sin थीटा बन जाएगा, तो ये माइनस ए sin थीटा माइनस ए cot थीटा into cos थीटा। sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करके बताइए cot थीटा into cos थीटा, तो sin थीटा को अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? a sin थीटा और cot थीटा को लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा into cos थीटा, तो ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a sin स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा, माइनस a इसमें से कॉमन निकालेंगे और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, माइनस मॉडुलस माइनस ए को मॉडुलस ए लिख सकते। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए मॉडुलस ऑफ माइनस ए को मॉडुलस ए लिख सकते हैं। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, तो देयरफॉर नॉर्मल इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, नॉर्मल इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो नॉर्मल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ये प्रूव हो गया। तो देखिए ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा होता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रखे हैं। सबसे पहले तो जो कर्व की इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है। ठीक है, आपने ये डिफरेंशिएशन में पूरा पढ़ा। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर नॉर्मल के स्लोप से आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना होगा तो लाइन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे ax + by + c = 0। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लिखा। ये एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में अब हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से इसके डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, तो ओरिजिन से इस नॉर्मल के डिस्टेंस निकालिए और इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसमें वेरिएबल एलिमिनेट ना हो जाए, ताकि ये कांस्टेंट दिखे आपको। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। ये आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है x = t² + 3t - 8, पैरामीट्रिक इक्वेशन है और y की वैल्यू दे रखी है y = 2t² - 2t - 5। ठीक है, और इसका हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 and y = -5। तो ये x और y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम dy/dx निकालेंगे, तो dx dt हो जाएगा 2t + 3 और dy/dt हो जाएगा 4t - 2। ठीक है, तो टेंजेंट के स्लोप के लिए हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4t - 2 / 2t + 3। अब उसे पूछा है कि dy/dx निकालना है 2, -1। तो ये जो 2 और -1 है कि x और y की वैल्यू। अब इसमें ना तो x है ना y है, t है, तो हमें t की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए x 2 हो और y -1। ठीक है, तो
हम ये कैलकुलेट करेंगे कि x जब 2 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 5 इंटू t माइनस 2। तो इससे t की दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया -5 और एक हो गया 2। यानी कि अगर x 2 दिया हुआ है तो t की वैल्यू या तो -5 हो सकती है या 2 हो सकती है। y भी -1 होना चाहिए, तो y की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट कर दें। जब y को -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको फैक्टराइज करिए तो t माइनस 2 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t 2 आ जाएगा या -1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर y की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू 2 होगी या t की वैल्यू -1 होगी। अब देखिए अगर t इज इक्वल टू 2 है तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर x y की वैल्यू 2 और -1 है तो t की वैल्यू 2 होगा। तो t 2 होगा तो x 2 हो जाएगा और y -1 हो जाएगा। तो dy dx एट 2, -1 का मतलब हो गया dy dx एट t इज इक्वल टू 2। तो बस इसमें जो एक्सप्रेशन आया है इस पर t को 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4 * 2 - 2 और ये 2 * 2 + 3, तो 8 - 2 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये 6/7 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन में खास चीज ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है 1,2। ये 1,2 कहीं पे भी लाई कर सकता है नॉर्मल के ऊपर, तो इसकी हेल्प से हम स्लोप की कंडीशन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा 4 dy dx और dy dx की वैल्यू हो जाएगी 2x/4। तो 2x/4 का मतलब हो गया x/2। इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए, x को h और y को k। तो ये हो गया h/2 एंड दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन h/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -2/h। ठीक है, अब नॉर्मल के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं, एक h, k है और एक 1, 2। तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y2, ये xk x2 y2 हो गया और 1, 2 x1 y2, y2 -y1 अपॉन x2 x2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के दो एक्सप्रेशन हमको मिले। तो देयरफॉर ये k -2 अपॉन h -1 स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू और -2/h ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये hk -2h इज इक्वल टू -2h + 2। ये -2h कैंसिल हो गया, hk इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू होगी 2/h। ठीक है, ये एक और रिलेशन हमें मिली। अब hk में एक और रिलेशन हमें पता करना है। तो जो h, k पॉइंट है दिस लाइज ऑन x² = 4y। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x को h पुट कर देंगे और y को k, और अब इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2/h। तो हो जाएगा h³ = 8 दैट इज h = 2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। Now from equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में k = 2/h के इक्वल है और h की वैल्यू डाल दीजिए 2, तो ये 1 हो गया। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 1 और नॉर्मल का स्लोप हो गया, कितना था नॉर्मल का स्लोप -2/h और h की वैल्यू 2 है, तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया माइनस। तो नॉर्मल का स्लोप भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, तो
नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is 1, slope of normal into x minus x, तो ये जाएगा y minus 1 is equal to minus x plus 2, that is x plus y minus 3 is equal to 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। देखिए नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, तो नॉर्मल या तो ऐसे होगा या नॉर्मल ऐसे होगा, यानी कि स्लोप या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बनती है। तो जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है 9y² इज इक्वल टू x³, ये कर्व की इक्वेशन दी गई और इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो नॉर्मल है वो एक्सिस में दोनों एक्सिस आ जाते हैं। ये जो एक्सिस है ये एक्सिस का प्लूरल है, तो इसमें x और y दोनों एक्सिस आ गए और वो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। कौन करता है? नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में नॉर्मल का जो स्लोप है वो या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमें पॉइंट पता करना है, जैसे ये कोई कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पता करना है h, k मिसिंग। यहाँ पे जो नॉर्मल है वो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट करता है ना, तो ये एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट करता है, ये सिचुएशन। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए हम यूज करेंगे +-1। ठीक है, सबसे पहले तो जो पॉइंट है h, k, ये इस कर्व के ऊपर लाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 9k² इज इक्वल टू h। ये hk में एक इक्वेशन। अब hk फाइंड करना है तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो 9 to the 18y into dy dx is equal to 3x²। तो dy dx हो जाएगा 3x² by 18y, यानी कि x² by 6y। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने अज्यूम कर लिया है कि h, k है, तो हम इसमें x को h पुट कर देंगे और y को k पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h²/6k और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करेगा। टेंजेंट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, जो टेंजेंट का स्लोप है h²/6k, इससे नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो ये -6k/h² हो गया। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो और किस तरह से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं? तो इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट करता है। नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। जो नॉर्मल है वो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो गया? +-1 के। ठीक है, तो ये नॉर्मल के स्लोप की दूसरी कंडीशन है। अब इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं। अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को 1 के इक्वल लेते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाला हुआ है -6k/h² इज इक्वल टू 1, यानी कि -6k इज इक्वल टू h²। एक और इक्वेशन हमारे पास है, देखिए ये भी hk में एक इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 भी h और k में। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो हम इसमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो k है वो हो जाएगा -h²/6 और इसको हम सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, प्लेसिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करिए। तो इक्वेशन नंबर 2 है 9k² इज इक्वल टू h³ और ये 9k², k की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -h/6, तो ये -h/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू h।
9h²/36 इज इक्वल टू h, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, h² इज इक्वल टू 4h³ हो गया, यानी कि h² माइनस 4h³ इज इक्वल टू 0। h² इसमें से कॉमन लीजिए तो h माइनस 4 इज इक्वल टू 0, h² इज इक्वल टू 0 और h माइनस 4 इज इक्वल टू, तो h की वैल्यू 0 होगी या h की वैल्यू 4, ठीक है। तो अगर h 0 होगा तो k कितना हो जाएगा, a माइनस h²/6, तो k भी 0 हो गया और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हो गई 0,0, और अगर h की वैल्यू 4 होगी तो k हो जाएगा -4²/6, तो -16/6 यानी कि -8/3 k, तो k की वैल्यू हो जाएगी -8/3। सर जी सर इसमें k की वैल्यू तो -h² थी ना, तो सर आपने तो k² में सिर्फ -h/6 से कर दिया सर, उसकी पावर रेज टू 4 नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा फिर पावर भी स्क्वायर रहेगा। एक कहां पे पुट कर दिया अपने इसको सर 9k² इज इक्वल टू h³ में k की वैल्यू, k की वैल्यू माइनस, अच्छा h/6 ये गलत कर दिया, h²/6 वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, तो k की वैल्यू पुट करेंगे -h²/6 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 9h⁴/36 इज इक्वल टू h, कैंसिल हो जाएगा, तो h⁴ इज इक्वल टू 4h³, h⁴ माइनस 4h³ इज इक्वल टू 0, h³ कॉमन लीजिए तो h माइनस 4 इज इक्वल टू 0, h³ इज इक्वल टू 0 और h माइनस 4 इज इक्वल टू h 0 हो जाएगा या h 4 पे, अभी भी कुछ मिस्टेक है बेटा? नो सर अब तो नहीं लग रही। तो h इज इक्वल टू 0 हो गया और h इज इक्वल टू 4 हो गया, तो अगर हम इसमें k की वैल्यू डालते हैं, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वो है 9k² इज इक्वल टू h³, 9k² इज इक्वल टू h³, इसमें h की वैल्यू डालिए 0 तो k² इज इक्वल टू 0 हो गया, तो k की वैल्यू 0 आ और पॉइंट हो गया 0, अगर h की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9k² इज इक्वल टू h³ से 9k² इज इक्वल टू 4³ हो जाएगा और k² की वैल्यू हो जाएगी 64/9, k हो जाएगा ±8/3, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, ±8/3, ठीक है। ये फर्स्ट केस आ गया। अब सेकंड केस में हम अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, केस सेकंड, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -6k/h² इज इक्वल टू -1, तो 6k इज इक्वल टू h² हो जाएगा और k की वैल्यू हो जाएगी h²/6, ठीक है। अभी जो 9k² इज इक्वल टू h³, ये दूसरी इक्वेशन हमें मिली है, इसमें k की वैल्यू डालें h²/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h³, तो 9h⁴/36 इज इक्वल टू h³, h⁴ इज इक्वल टू 4h³ हो गया, यानी कि h⁴ माइनस 4h³ इज इक्वल टू 0, तो वही चीज आ रही है, मतलब फिर से आपको वही चीज वही वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 0,0 और दूसरी 4, ±8/3, तो फिर से वही इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि +1 में भी वही वैल्यू आएगी और -1 पे भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब इसका देखिए कि आंसर क्या होगा, आंसर चेक करिए।
ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसमें मोस्ट 0,0 तो इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो इनमें मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा? 4 सर ए माइनस और 8/3 भी करेक्ट है, लेकिन इसमें पॉइंट्स कुछ है, ये दोनों पॉइंट्स पॉसिबल है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 है और प्लस माइनस 8/3। ठीक है, 0,0 ऑप्शन में होता तो 0,0 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शन में 4 प्लस माइनस 8/3 नहीं होता और 0,0 होता, ठीक है, तो फिर हम 0,0 पे भी टिक करते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए जल्दी से। एक्सरसाइज 6.4, approximation using differentiation। ठीक है, तो फंक्शंस को कैलकुलेट करना है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है या क्यूब रूट कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन को यूज करके। तो देखिए जो y fx है, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है और आप इसमें एक स्लाइड चेंज करते हो, x को चेंज करते हो x प्लस डेल्टा x है, और इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो डेल्टा x है वो काफी छोटा चेंज है, डेल्टा x इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जो dy dx है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? dy dx इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो अगर ये अंडरस्टूड है डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो dy dx किसके इक्वल होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के इक्वल, प्रोवाइडेड डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। तो फिर डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी dy dx इनटू डेल्टा x। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है वो इस फॉर्मूले के ऊपर है, और इसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जो डेल्टा x है वो काफी छोटा है। ठीक है, तो डेल्टा x अगर नेग्लिजिबल है तो हम डेल्टा y को dy dx इनटू डेल्टा x से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो dy dx है इसको हम f डैश x से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन y fx दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dy dx, राइट हैंड साइड में आ जाएगा f डैश। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू है और ये फंक्शन की चेंज्ड वैल्यू। तो इस टॉपिक में हम फंक्शन की चेंज वैल्यू निकालेंगे, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x है y प्लस डेल्टा y के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमें यही कैलकुलेट करना होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y की वैल्यू है fx के इक्वल, और डेल्टा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा y की वैल्यू है f डैश x इनटू डेल्टा x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए, ये दो फॉर्मूले का यूज है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे उसको देखो। तो ये बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, 11th में हमने पढ़ी है, और अभी भी डिफरेंशिएशन में भी जहां जहां पे इसकी एप्लीकेशन आती है वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 6.1 में भी हमने इसको पढ़ा। अब देखिए इसका एग्जांपल है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 25.03, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन को यूज करके अंडर रूट 25.03 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें फंक्शन है f की प्लेस पे, ये जो फंक्शन है इसकी प्लेस पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, जैसे अंडर रूट x है तो fx हो गया, यानी कि फंक्शन हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। और ये वाला जो टर्म है 25.03, ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है, इसको हमें कैलकुलेट करना है इस वाले फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन में जो भी फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमेशा x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होगी। अब आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है।
x को अलग करना है और डेल्टा x को अलग करना है। x ऐसा होना चाहिए जो बहुत बड़ा हो डेल्टा x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल्टा x के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए, और x ऐसा होना चाहिए जिसके लिए इस फंक्शन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो अंडर रूट x के लिए काफी आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो x की वैल्यू बताइए और डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x5 हो जाएगा। x5 नहीं होगा, x25 होगा, क्योंकि ये जो x प्लस डेल्टा x है उसकी वैल्यू 25.03 के इक्वल, तो x हो जाएगा 25, उसके स्क्वायर रूट को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हम इस फंक्शन को सबसे पहले अज्यूम करते हैं, जो भी फंक्शन है उसको वेरिएबल के टर्म्स में अज्यूम कर लेते हैं। तो fx को हमने अंडर रूट x अज्यूम कर लिया, ठीक है। सो दैट अब इसमें x प्लस डेल्टा x पुट करिए, तो x की जगह x प्लस डेल्टा x डालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो हमें fx की वैल्यू मिल गई और fx प्लस डेल्टा x की वैल्यू मिल गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, f डैश x निकालो, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। अब इन सबको फॉर्मूले में डालो। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, ये जो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, fx हो गया अंडर रूट x, f डैश हो गया x हो गया 1/2 अंडर रूट x और डेल्टा x। अब इसमें ये वाला जो टर्म है ये 25.03 बनना चाहिए, x और डेल्टा x ऐसा होना चाहिए जिससे कि अंडर रूट x आसानी से सॉल्व हो सके। तो अब क्वेश्चन को देख के बताइए कि हम इसमें x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें और डेल्टा x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें। सर x को 25 और डेल्टा x 0.3 0.03 है, 0.03, तो हमने इसमें x को 25 पुट कर दिया और डेल्टा x को 0.03 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये बताइए कि जो 0.03 है ये डेल्टा ये x के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं? यस सर। तो ये जो इतना छोटा है कि 0 के जैसा है, तो हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, तो x हो गया 25 और डेल्टा x हो गया 0.03, फिर अंडर रूट x की वैल्यू 25 हो गई, फिर 1/2 अंडर रूट x, यहाँ भी x की वैल्यू 25 हो गई इनटू डेल्टा x की वैल्यू हो गई 0.03, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया 25.03, 25 का अंडर रूट 5 हो गया, 2 25 का अंडर रूट 5 हो गया और ये 0.03, तो जाएगा 5 प्लस 1/10 और ये 0.03, 5 प्लस 0.03 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक प्लेस डेसिमल पीछे चला जाएगा और ये हो जाएगा 5.003। क्या ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दिस इज 5.003 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा आसान है, आप एक क्वेश्चन करोगे आपको ये सब x और डेल्टा x का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा, और ये आपको फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो फंक्शन बताइए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अज्यूम किया था fx इज इक्वल टू अंडर रूट x, यहाँ पे हम फंक्शन को क्या सपोज करेंगे? सर क्यूब रूट होगा, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू x इज पावर 1/3, ये हमारा फंक्शन है। इससे हम इसमें x को चेंज करेंगे x प्लस डेल्टा x, तो राइट साइड में भी x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर 1/3 होता है। आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ये याद रखिए कि जो क्वेश्चन आपको मिला है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होती है और वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मूला मिला है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसमें fx आपको पता है, f डैश x की वैल्यू और निकालनी है, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x,
उससे f डैश x की वैल्यू आ जाएगी। f डैश x हो जाएगा 1/3 x इज पावर -2y। अब आपको इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स हैं सबकी वैल्यू मिल गई। आप इसको सब्स्टिट्यूट करो। नाउ वी हैव f of x plus delta x is equal to f of x plus delta x is equal to fx plus f dash x into delta x। ठीक है, इसमें इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा x plus delta x whole is power 1/3 fx is x is power 1/3 f dash x is 1/3 x is power -2/3 and delta x। अब इसमें x और डेल्टा x की वैल्यू आपको प्लेस करनी है। x और डेल्टा x की वैल्यू बताइए जो 26.97 क्रिएट हो। सर x 27 और डेल्टा x -0.03। x हो गया 27 और डेल्टा x हो गया नेगेटिव -0.03। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो क्वेश्चन के काफी क्लोज हो, 26.97 के काफी क्लोज हो और जिसका क्यूब रूट निकाला जा सकता हो। मतलब fx आसानी से सॉल्व हो जाए, x की इस तरह की वैल्यू लीजिए तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है क्योंकि 27 3 का क्यूब है, तो इसलिए हमने x को 27 और डेल्टा x को नेगेटिव 0.03 ले लिया। तो ये रहेगा 27 -0.03 होल रेज़ पावर 1/3 इज इक्वल टू x 27 हो गया रेज़ पावर 1/3 फिर 1/3 यहाँ पे भी x 27 हो गया रेज़ पावर -2/3 और डेल्टा x की वैल्यू भी -0.0। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड तो 26.97 होल रेज़ पावर 1/3 हो गया इज इक्वल टू 27 क्यूब रूट 3 हो जाएगा फिर 1/3 27 को 3 क्यूब लिखिए और उसके बाद -2/3 इनटू डेल्टा x -0.0। तो ये जो 3 है ये 3 पावर से कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस 1/3 यहाँ पे बचा 3 रेज़ पर -2 ये नीचे जाके 3 रेज़ पर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस -0.03 डिवाइड बाय 27 तो ये जाएगा 3 3/2700। ठीक है, ये 3 1/900 हो गया। अभी जो 1/900 है इसको सॉल्व करिए तो 1 को 900 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल लगाइए एक 0 आ जाएगा फिर एक और 0 लगाइए एक और 0 हो जाएगा फिर एक और 0 लगाइए एक और 0 हो जाएगा फिर 1 तो 900 हो गया फिर 100 फिर एक और 0 कैरी कर लीजिए 1 तो जाएगा 3 -0.0011 तो जाएगा 2.9989। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 2.9989। नोट करिए बेटा।